लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक बार एग्जिस्टेंशियलिज्म की। किसकी? एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद, हिंदी में क्या कहेंगे? अस्तित्ववाद। एग्जिस्टेंस किसे कहते हैं? अस्तित्व। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म मीन्स अस्तित्ववाद। ये जो अस्तित्ववाद है, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ये एक फिलोसॉफिकल और लिटरेरी मूवमेंट था। इट वाज अ मूवमेंट इन फिलोसफी एंड लिटरेचर, है ना। इसका संबंध फिलोसफी और लिटरेचर, साहित्य दोनों के साथ है, क्योंकि ऐसे फिलोसोफर्स थे जो नॉवलिस्ट्स भी थे, तो उन्होंने अपनी उस फिलोसफी को अपने नॉवेल्स में, अपनी किताबों में दिखाने की कोशिश की। तो इट इज़ बोथ अ मूवमेंट इन, इट इज़ अ मूवमेंट इन बोथ फिलोसफी and literature. Existentialism is a movement in philosophy and literature. It emphasizes individual existence, freedom, and choice. It emphasizes individual existence, freedom, and choice. It is based on the belief that human beings create their own meaning in life. इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो ये मानता है कि इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है ना, वो कोई पर्पस लेके पैदा नहीं होता, है ना। इंसान अपना पर्पस, अपना उद्देश्य जीवन का खुद तय करता है, अपनी लाइफ का मीनिंग वो खुद तय करता है, ठीक है। कुछ भी प्री डिटरमिन्ड, प्री डेस्टिन्ड नहीं है, किस्मत में पहले से लिखा नहीं है ना। भगवान का हाथ नहीं है हर चीज़ में, ऐसा मानते हैं कौन? एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो फिलोसोफर्स हैं, उनका ये मानना है कि हर चीज़ दुनिया में जो होती है उसके पीछे भगवान का हाथ नहीं है ना। सब कुछ पहले से तय है, ऐसा नहीं है। इंसान जब दुनिया में आता है तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है, अपनी चॉइस खुद करता है, अपने जीवन का अर्थ, अपने जीवन का उद्देश्य वो खुद तय करता है, और फिर वो खुद जिम्मेदार होता है अपने एक्शंस के लिए। जो भी चॉइस वो करता है, अच्छी या बुरी, सही या गलत, है ना, उसका जिम्मेदार वो खुद ही होता है ना। तो ये मानने वाले जो फिलोसोफर्स थे, है ना, उनको कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स। क्या? एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स। और उस मूवमेंट का नाम है एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। इट एम्फसाइजेज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल का अपना अस्तित्व है। इंडिविजुअल मतलब हर व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल है, उसका अपना एक अस्तित्व है, ठीक है ना। फ्रीडम, उसके पास में फ्रीडम है, वो चाहे जैसे अपनी जीवन का कोर्स तय करे, वो चाहे जो रास्ता अपनाए उसके ऊपर है ना। उसके पास चॉइस है ना, उसके पास चॉइस है, उसके पास विकल्प हैं, उसके पास उन विकल्पों को चुनने की आज़ादी है, ठीक है। चॉइस है और उसके पास चॉइस करने की
फ्रीडम है. इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट देयर ओन मीनिंग इन लाइफ. ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म नाम का जो मूवमेंट है, ये इस मान्यता पर आधारित है कि इंसान अपने जीवन का अर्थ खुद ही तय करता है, कुछ भी पहले से तय नहीं है. ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें पहले से तय हैं. अब देखो, इसको समझने के लिए एक बार हमें थोड़ा सा ग्रीक फिलॉसफी में जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, है ना. दो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, एरिस्टोटल और प्लेटो. प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, है ना. ये एक थे प्लेटो, एक थे एरिस्टोटल. दे वर ग्रीक फिलोसोफर्स, है ना. ये जिस मूवमेंट या ये जिस बिलीफ को मतलब उस बिलीव करते थे, जिस थ्योरी में, उसका नाम है इसेंशियलिज्म. क्या? इसेंशियलिज्म. इसेंशियलिज्म, इनका यह मानना था कि दुनिया में हर चीज जो है उसका एक एसेंस होता है. क्या होता है? एसेंस. क्या होता है? एवरीथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हैज एन एसेंस. ठीक है ना. प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर ग्रीक फिलोसोफर्स who believed, who thought that everything, including human beings, has an essence. Everything has a predefined purpose. Now what is essence? पहले तो essence का मतलब क्या होता है? एसेंस का मतलब कि किसी चीज की प्रमुख विशेषता जो उस चीज की पहचान होती है. किसी भी चीज की प्रमुख विशेषता जो उसकी पहचान होती है. ठीक है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल पेन है, आप जिस पेन से लिखते हो, है ना. अब वो पेन की जो बॉडी है वो मेटल की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, किसी और मटेरियल की भी हो सकती है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेन की जो बाहर वाली बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी है ना, लोहे की बनी है, किसी और मेटल की बनी है, सोने की बनी है, चांदी की बनी है ना. उसमें निब होनी चाहिए. क्या? निब और अंदर इंक होनी चाहिए जिससे कि आप लिख सको. अब वो कौन सी टेक्नोलॉजी, वो जेल पेन है, बॉल पॉइंट पेन है, फाउंटेन पेन है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. उसके अंदर इंक होनी चाहिए और आगे उसकी निब या पॉइंट होना चाहिए जिससे आप लिख सको, है ना. तो ये उसका एसेंस है. क्या? कि उसका जो पॉइंट है, उसकी जो निब है ना, और उसके अंदर जो इंक है, ये चीजें ना हो तो उसको पेन नहीं कह सकते. फिर वो पेन नहीं कहलाएगा. बाकी उसका मटेरियल कौन से मटेरियल से बना है उससे कोई मतलब नहीं. तो दुनिया में हर चीज जिसमें इंसान भी शामिल है, ठीक है, हर चीज के पास एक ऐसी विशेषता होती है जो उस चीज की पहचान होती है, उसको कहते हैं एसेंस. ठीक है ना. और उस एसेंस से उसका उद्देश्य तय होता है. अब जैसे पेन किस उद्देश्य से बनता है? पेन जब बनाता है कोई इंसान या पेन जब कोई कंपनी बनाती है ना, तो किस पर्पस से बनता है पेन? लिखने के पर्पस से. पेन बनाने वाले को पहले से पता होता है कि ये चीज मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि लोग इससे लिख सकें, है ना. तो इन फिलोसोफर्स का मानना था कि इंसान जो दुनिया में आता है ना, उनके पास भी एक एसेंस होता है, एक पर्पस होता है, और उनके जीवन का उद्देश्य पहले से तय है और उन्हें उसी उद्देश्य से दुनिया में भेजा गया है, उस पर्पस से दुनिया में भेजा गया है. ऐसा मानते थे कौन? ग्रीक फिलोसोफर्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, है ना. तो इनकी ये जो थियरी थी इसको कहते हैं एसेंशियलिज्म. क्या कहते हैं?
अब ये जो हमारी जो थ्योरी है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये एसेंशियलिज्म का विरोध करती है। किसका? हाँ, एग्जिस्टेंशियलिज्म में ये माना जाता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं है ना, इंसानों में और वस्तुओं में अंतर होता है, पेन और इंसान की तुलना नहीं कर सकते, है ना। ये जो बात आप कह रहे हो ये वस्तुओं पर लागू होती होगी, चीजों पर लागू होती होगी, लेकिन इंसानों पर नहीं होती। भाई जैसे नाइफ है ना, नाइफ का एग्जांपल लेते हैं, नाइफ, चाकू, छुरी, है ना। नाइफ किसके लिए होती है? काटने के लिए, चाहे उससे फल काटें, सब्जी काटें या कोई और चीज काटें, काटने के पर्पज से बनता है नाइफ। अब नाइफ का हैंडल चाहे लकड़ी का हो या मेटल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लेड होना चाहिए, धार होनी चाहिए, है ना। तो वो जो ब्लेड है नाइफ का, वो नाइफ की इसेंशियल क्वालिटी है, वो नाइफ का एसेंस है ना। उस एसेंस से तय होता है उसका उद्देश्य। अगर ब्लेड है तो इसका मतलब कि ये चीज किस उद्देश्य से बनी है? काटने के उद्देश्य से, है ना। तो नाइफ का एसेंस क्या है? उसका ब्लेड, उसकी धार, वो अगर नहीं होगी तो उसको नाइफ नहीं कहेंगे। बाकी उसके पीछे जो हैंडल है वो प्लास्टिक का है, लकड़ी का है, मेटल का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो वो हैंडल उसका एसेंस नहीं है, लेकिन उसका जो ब्लेड है वो उसका एसेंस है ना। तो उस मतलब वो नाइफ जो जब बनती है ना, तो उस एसेंस के साथ पैदा होती है। किसके साथ? ब्लेड के साथ, है ना। जिससे कि उसका उद्देश्य तय होता है कि ये चीज और किसी काम में नहीं आएगी, ये चीज तो काटने के, सब्जी फल जैसी चीजों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसको कहते हैं एसेंस। क्या कहते हैं? एसेंस। तो एसेंस का मतलब है, essence is the most important, the most fundamental quality or feature of something, the most important quality or feature of something that makes it what it is. किसी भी चीज के अंदर पाया जाने वाला ऐसा गुण जो उस चीज की पहचान बनता है और जिससे यह तय होता है कि वो चीज क्या है ना। जैसे ब्लेड से तय होता है कि ये नाइफ है भाई। हम नाइफ के हैंडल को देख के तय नहीं करते। बाजार जब हम जाते हैं नाइफ खरीदने के लिए तो हम हैंडल से तय करते हैं क्या ये नाइफ है? नहीं, हम आगे से उसकी धार, उसका जो ब्लेड है उसे देख के पता लगाते हैं कि हाँ ये नाइफ है। तो नाइफ की पहचान उसके हैंडल से नहीं, उसके ब्लेड से होती है। तो नाइफ का जो एसेंस है वो है उसका ब्लेड। तो एसेंस का मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी और फीचर ऑफ समथिंग दैट मेक्स इट व्हाट इट इज, है ना। तो एरिस्टोटल और प्लेटो का ये मानना था कि हर चीज का एक एसेंस है और हर चीज का एक उद्देश्य है। हर चीज जो दुनिया में है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या निर्जीव चीजें हो, है ना, उनका एक एसेंस है और उनका एक उद्देश्य है। ठीक है। लेकिन फिर ये जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर्स थे ये कहते थे कि नहीं भैया, इंसानों और चीजों की तुलना नहीं कर सकते, है ना। नाइफ बनाते समय नाइफ बनाने वाला जो है उसको पता होता है कि ये चीज किस काम में ली जाएगी, है ना। कार जब बनाई जाती है, कोई कंपनी कार बनाती है तो कार किसके लिए होती है भाई? कार लोग चलाएंगे, उसमें बैठकर लोग यात्रा करेंगे, ट्रेवल करेंगे, उस पर्पज से कार बनती है। उसके 4 पहिए होते हैं, उसके अंदर इंजन होता है, उसके अंदर बैठने की सीट्स होती हैं, है ना। तो ये कार के फीचर्स हैं। लेकिन कार बनाने वाली कंपनी को पहले से मालूम है कि जो चीज हम बना रहे हैं इसका उपयोग क्या होगा, है ना। नाइफ बनाने वाले को पहले से पता होता है कि इसका क्या उपयोग होगा। पेन बनाने वाला व्यक्ति पहले से जानता है कि लोग इसका क्या उपयोग करेंगे, है ना। लेकिन इंसान ऐसे नहीं है। आप सोचते हो कि इंसान पैदा होता है तो उससे पहले उसका उपयोग तय हो जाता है कि ये दुनिया में ये काम करने के लिए आ रहा है ना। तो ये सोचना गलत है। ऐसा एग्जिस्टेंशियलिस्ट लोगों का मानना था। यानी इन्होंने मतलब इसेंशियलिज्म को चैलेंज किया। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने इसेंशियलिज्म की जो थियरी थी उसको चैलेंज किया कि नहीं, ये गलत है। ये बात चीजों पर लागू होती होगी, नाइफ पर लागू होती होगी, कार पर लागू होती होगी, पेन पर लागू होती होगी, चेयर पर लागू होती होगी, लेकिन ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट। ह्यूमन बींग्स अपना पर्पज लेकर पैदा नहीं होते, है ना। वो अपना पर्पज, अपना रास्ता, अपना मीनिंग, अपना उद्देश्य खुद तय करते हैं, है ना। तो इंसान अपना रास्ता, अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का अर्थ
खुद डिफाइन करता है, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसको कहते हैं अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। दूसरा, समझ में आया ना ये फंडा कॉन्सेप्ट, है ना? तो मतलब जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर्स थे वो एसेंशियलिज्म की थ्योरी को, क्योंकि हजारों सालों से, हजारों सैकड़ों सालों से, सदियों से लोग इसमें बिलीव करते आ रहे थे, किसमें? एसेंशियलिज्म में। तो इन्होंने उस विचारधारा को चुनौती दी, किसने? एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने एसेंशियलिज्म वाली जो विचारधारा थी उसको चुनौती दी कि भाई आप इंसानों की और चीजों की तुलना इस प्रकार कैसे कर सकते हो, है ना? अब देखो, हम ये नहीं कह रहे कि ये सही है। फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी ये होती है कि भाई एक थ्योरी आती है ना, और उसका बाद में रिस्पॉन्स आता है। अब वो रिस्पॉन्स उसका तुरंत आ सकता है और कई सालों के बाद भी आ सकता है। आप एक फिलोसोफर हैं, आपने अपनी तरफ से एक थ्योरी आगे रखी कि मेरी ये थ्योरी है ना? अब कोई दूसरा फिलोसोफर आ गया आपकी टक्कर का, उसको आपकी बात समझ में नहीं आई, उसने उसके अगेंस्ट में एक और थ्योरी खड़ी कर दी। अब हो सकता है कि वो तुरंत आपके बाद उसने अपनी थ्योरी दी हो, और हो सकता है कि आपके जाने के सदियों बाद वो आया हो, उसने आपकी किताबें पढ़ी हो और फिर उसने आपको चैलेंज किया हो, है ना? तो फिलॉसफी का ये मतलब नहीं है कि ये जो कह रहे हैं ये 100% सही है। ये उनकी सोच है, ये उनका सोचने का तरीका है कि ये लोग जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर्स थे ये ऐसे सोचते थे, और वो जो एसेंशियलिज्म वाले जो फिलोसोफर्स थे, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे, वो वैसे सोचते थे। उनका सोचना था कि हर चीज़ का पहले से उद्देश्य तय होता है, इंसान के जीवन का उद्देश्य पहले से तय होता है। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते थे नहीं, ऐसा नहीं है ना? क्योंकि क्या हुआ कि जब मशीन्स आ गई, तो पहले तो क्या होता था कि इंसान हाथ से काम करता था, है ना? मजदूरी करता था, हाथ से मेहनत होती थी। तो हाथ से मेहनत करते थे इंसान, तो इतना वक्त नहीं मिलता था, है ना? मतलब दिन भर काम करके थक हार के सो जाया करते थे खा पी के। जब मशीन्स आ गई तो काम आसान हो गया, है ना? अब जो मजदूरी करने वाला इंसान है ना, उसको तो ज़्यादा सोच समझ, ज़्यादा एजुकेशन था नहीं, है ना? मशीन्स थी नहीं, तो उसको तो यही लगता था कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, मजदूर के घर पैदा हुआ हूँ तो मैं मजदूर बनूंगा, मेरी तो पैदाइश इसीलिए हुई है क्योंकि मुझे मजदूरी करनी है। ऐसा था ना, ऐसा बिलीफ था, है ना? कि कोई किसान के घर में पैदा हुआ है तो तुम्हें भगवान ने किसान के घर में इसीलिए पैदा किया है कि तुम किसान बनो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले से तय है ना? तुम अगर ज्योतिषी के घर में पैदा हुए हो तो तुम भी ज्योतिषी बनोगे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले से तय है, इसीलिए भगवान ने तुम्हें ज्योतिषी के घर पैदा किया है। तो ऐसा मानते थे लोग। लेकिन फिर जब मशीन्स आ गई, काम आसान हो गया, लोगों को वक्त मिलने लगा। भाई मशीन जो है क्या करती है काम को? मशीन रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, मशीन ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करती है ना? तो इंसान को वक्त मिल गया सोचने का, है ना, पढ़ने का, इस तरह से अपना दिमाग लड़ाने का। तो देखा लोगों ने कि भाई ये सब चीज़ें, जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना? तो वर्ल्ड वॉर में जो डेवस्टेशन हुआ, तो ऊपर वाले ने ये पहले से तय कर रखा होगा क्या इतने लोग इतनी बेदर्दी से मरेंगे, है ना? तो ये तो बात समझ में नहीं आती। आप कहते हो कि हर चीज़ पहले से तय है, हर चीज़ प्री डेस्टिन्ड है, हाँ, प्री डिटरमिन्ड है, तो ये जो बर्बादी थी या लोगों को इतनी बेदर्दी से जो मारा गया, ये भी ऊपर वाले ने तय कर रखा था कि भी इस तरह से तुम बेदर्दी से मरोगे। तो ये बात तो हजम नहीं हुई, ऐसा लगता था किसको? एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर्स को। तो ये कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? इंसान दुनिया में आता है ना, तो वो पर्पस लेके नहीं आता, उसका जन्म पहले होता है, पर्पस बाद में तय होता है। जबकि एसेंशियलिज्म वाले ये मानते थे कि नहीं, पर्पस पहले तय होता है, जन्म बाद में होता है। तो जो एसेंशियलिज्म के बिलीवर्स थे उनका ये मानना था कि essence precedes existence. Essence precedes existence. Precede मतलब to come before. एक होता है follow. Follow means to come after. कोई चीज किसी चीज को फॉलो करती है, इसका मतलब वो उसके बाद में होती है, और कोई चीज अगर किसी चीज को प्रिसीड करती है तो इसका मतलब पहले होती है। तो एसेंशियलिस्ट मानते थे कि एसेंस पहले होता है, अस्तित्व बाद में, यानी पहले इंसान के जीवन का उद्देश्य तय होता है, फिर उसका जन्म दुनिया में होता है। जबकि एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते थे कि नहीं, एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, एग्जिस्टेंस
तो ये एसेंशियलिस्ट की सोच थी, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट की सोच नहीं थी। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट देयर ओन मीनिंग इन लाइफ। साथ साथ में ये कहते थे एग्जिस्टेंशियलिस्ट कि ये जो दुनिया है ना, ये जो यूनिवर्स है ना, मीनिंगलेस है। क्या है? कोई मतलब नहीं है। अगर आप मतलब निकालने जाओगे, मतलब समझने जाओगे, होता ना कि कई बार आप खुद से ये सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं? हाँ, हु एम आई, मैं दुनिया में क्यों आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। ऐसे सवाल आप खुद से पूछते हैं तो इसका मतलब आप कुछ इस तरह से सोच रहे हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट की तरह सोच रहे हैं। मैं कौन हूं, हाँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं। आप मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट मानते थे कि द वर्ल्ड इज मीनिंगलेस, द वर्ल्ड इज मीनिंगलेस, ये जो संसार है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब निकालने जाओगे तो अपने हिसाब से मतलब निकाल लो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है ना। अब्सर्डिटी है। क्या है? अब्सर्डिटी, बेतुकापन है, कोई मतलब नहीं है। तो इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में आप मीनिंग ढूंढने निकले हो, ठीक है। अब इसमें आपको जो है ना अपना स्थान खुद बनाना है, आपको अपने जीवन का उद्देश्य खुद तय करना है, आपको पर्पस अपना खुद तय करना है। पहले से कोई पर्पस आपने आपके लिए तय नहीं कर रखा है, ऊपर वाले ने, भगवान ने, गॉड ने, नेचर ने, प्रकृति ने, धर्म ने, मतलब है ना, धर्म, रिलीजन, रिलीजियस बिलीव्स, ये इंसान को गाइड करते रहे हैं, ये इंसान का मार्गदर्शन करते रहे हैं। तो कई बार इंसान की जो सोच है वो कुछ मतलब उस दिशा में चली जाती है कि भाई हाँ, मेरे लिए तो सब कुछ पहले से सब तय कर रखा है, किस्मत ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने, है ना, गॉड का हाथ है ना। तो ये कहते हैं कि नहीं, देयर इज नो हैंड ऑफ गॉड। जरूरी नहीं कि ये लोग गॉड में बिलीव नहीं करते हो। इनमें से कुछ फिलोसोफर्स थे जो गॉड में तो बिलीव करते थे, लेकिन गॉड हर चीज तय करता है ये मानने को तैयार नहीं थे। और ज्यादातर एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो थे वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे, नास्तिक थे। ज्यादातर जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं वो क्या हैं? नास्तिक हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो आस्तिक हैं, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि गॉड तो है, लेकिन गॉड हर चीज आपके लिए पहले से तय करके आपको भेजता है, ये सही नहीं है। It stresses that human beings have free will to determine the course of their lives. They create their own purpose in life. They are not born with a predetermined purpose. इंसान को फ्री विल दी गई है। फ्री विल मीन्स, विल मतलब इच्छा, इच्छा शक्ति, है ना, कि वो अपने जीवन का रास्ता खुद तय, मतलब खुद वो तय करे कि उसको जीवन में कहाँ जाना है, उसको अपने जीवन को कौन सा अर्थ देना है, ये वो व्यक्ति खुद तय करे। उसके पास ये करने की फ्री विल है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो चॉइस कर सकता है। लेकिन
चॉइस के साथ साथ, देखो बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी अपने आप में एक बोझ होती है ना। फ्रीडम हम कहते हैं ना, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, तो फ्रीडम एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी क्या होता है, बोझ, क्योंकि इंसान फिर भटक जाता है ना। तो उसको गाइड करने के लिए थोड़ी सी बंदिशें, थोड़ी सी पाबंदियां भी ज़रूरी हैं। आपको पूरी फ्रीडम दे दी जाए, है ना, तो हम लोग इतने मैच्योर नहीं होते, हम लोग इतने एनलाइटेंड नहीं होते कि हम भटक जाते हैं, है ना। और वो जो फ्रीडम है वो हमारे लिए क्या बन जाती है, बोझ। तो इसीलिए जो ये नियम कायदे वगैरह जो बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम भटके नहीं और हम एक रास्ते पर चलते जाएं। अब ऐसे में कोई अगर बहुत एनलाइटेंड है ना, कोई गौतम बुद्ध बन गया तो एक अलग बात है। अदरवाइज जो एक आम इंसान है, जिसकी सूझबूझ, जिसकी सोच समझ जो है ना वो उतनी नहीं है, वो भटक जाएगा, इस बात के पूरे चांसेस हैं। तो उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता उसके लिए क्या बन जाएगी, बोझ। आपने देखा होगा ऐसे कई लोग जो फ्रीडम की तलाश में, है ना, सारे बंधन तोड़ करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना वो बाहर चले जाते हैं, अपने घर परिवार फैमिली सोसाइटी सबको छोड़ के, है ना। उनमें से कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो कोई बहुत बड़ा काम करके और बड़ा नाम कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं अकेले पड़ जाते हैं, है ना। उनको अपनी जो गलत चॉइसेस हैं, जो गलत उन्होंने रास्ते चुन लिए, है ना, उसका जो बोझ है वो खुद ढोना पड़ता है, और फिर वो गलती का एहसास उन्हें बाद में होता है। आधे से ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज होते हैं, कुछ सुइसाइड भी कर लेते हैं। तो ज़्यादा फ्रीडम भी एक प्रकार का क्या है, बोझ है। तो जो बंदिशें हैं, जो मतलब लिमिटेशंस हैं, जो पाबंदियां हैं, वो इसलिए हैं कि हम भटके नहीं, है ना, और हमारा जीवन जो है अब इसी रास्ते पर चलते हुए। तो ये मतलब एग्जिस्टेंशियलिस्ट मानते थे इस बात को। खासतौर पर एक राइटर थे, फिलोसोफर, जॉन पॉल सार्ट्रा, जो कि सबसे बड़े एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहलाते हैं, है ना। वो कहते थे कि भाई ज़्यादा फ्रीडम तो बर्डन है, बहुत ज़्यादा आज़ादी, बहुत ज़्यादा फ्रीडम चॉइस की जो है वो क्या है, बर्डन है। इंसान को खुद जिम्मेदार होना होगा अपनी चॉइसेस का। जो रास्ता चुनोगे, जो एक्शन करोगे, उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी फिर खुद की होगी। तो दे क्रिएट देयर ओन पर्पस इन लाइफ, दे आर नॉट बॉर्न विद अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस। प्री डिटरमिन्ड पर्पस लेकर के इंसान पैदा नहीं होता है ना। अब देखो बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो इस मूवमेंट से जुड़े, उनके नाम, ठीक है, सवाल आ सकता है। मेजर existentialist philosophers, Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard. He was a Danish philosopher known as the father of existentialism. एग्जिस्टेंशियलिज्म का जनक कहा जाता है इन्हें, किन्हें, सोरेन कियरकेगार्ड को, ठीक है। ये 19वीं सदी के फिलोसोफर थे। ही वाज बोर्न इन 1813, ही डाइड इन 1855। तो 19वीं सदी के एक डैनिश फिलोसोफर थे। डैनिश फिलोसोफर, डैनिश मीन्स डेनमार्क का रहने वाला। कहाँ का, डेनमार्क का। तो ही वाज अ डैनिश फिलोसोफर of the 19th century. He is considered to be the first existentialist philosopher. He is known as father of अस्तित्ववाद का जनक इन्हें माना जाता है। किसको, सोरेन कियरकेगार्ड।
हालांकि इन लोगों ने ये जो शब्द है एग्जिस्टेंशियलिज्म ये यूज नहीं किया था, ना ही इन्होंने इस लेबल को स्वीकार किया, लेकिन ये पहले एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहलाते हैं। कौन? सोरेन कियरकेगार्ड। इसके बाद में आते हैं फ्रेडरिक नीचे। He was a German philosopher। इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, इनके सरनेम को, नीचे। नीचे। He was a German philosopher of the 19th century। फ्रेडरिक नीचे। तो मतलब एक तरह से एग्जिस्टेंशियलिज्म की जड़ों में जाएं अगर हम बात करें, शुरुआत कहाँ से हुई, है ना? तो शुरुआत हुई इन लोगों से। किन लोगों से? एक तो सोरेन कियरकेगार्ड और दूसरा फ्रेडरिक नीचे। एक थे डैनिश, एक थे जर्मन। इन लोगों की राइटिंग्स, इन लोगों की जो फिलॉसफी है, ठीक है, वो मतलब एसेंशियलिज्म को चैलेंज करना, तो इन लोगों ने एक तरह से एग्जिस्टेंशियलिज्म की नींव रखी। क्या किया इन्होंने? नींव रखी। लेकिन इनको मतलब हम सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर नहीं मानते। एग्जिस्टेंशियलिज्म 20वीं सदी में अपने चरम पर पहुंचा था। कब? और एक राइटर थे, एक फ्रेंच राइटर थे, फिलोसोफर थे, जॉन पॉल सार्ट्रा, ठीक है, वो सबसे बड़े एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर माने, सबसे बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आते हैं मार्टिन हाइडेगर। मार्टिन हाइडेगर, जर्मन फिलोसोफर। ये 20वीं सदी के 20th सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स में से एक थे। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। नाम याद रखना इन लोगों के, है ना। सीधा सीधा सवाल आता है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एग्जिस्टेंशियलिज्म पे सवाल बनेगा तो पूछने के लिए यही चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। क्या होता है ना। फिलोसोफर्स कौन कौन से हैं जो इस फिलोसफी से जुड़े हैं, उनके नाम। जनक फादर कौन था, ये। देखो, पढ़ के जाओगे तो हो ही नहीं सकता कि उसके बाहर कुछ अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, तो फिर इस बात के चांसेस बहुत कम रहेंगे कि कोई सवाल ऐसा आ गया जो मुझे, कुछ एक सवाल जो है ना, मतलब बहुत कम परसेंटेज ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द ब्लू आ गए, सोच के नहीं गए थे, पढ़ के नहीं गए थे। बाकी जनरली सवाल अगर आप पढ़ के जाएंगे एक एक चीज़ को अच्छे से, तो आपको सवाल उसमें से डेफिनेटली पेपर में मिलेंगे, है ना। अब आप उसको कितना सीरियसली आपने उसको जो है ना वो किया है, फॉलो किया है, पढ़ा है, कितना उसमें आपने इंटरेस्ट लिया है, कितना आपने उसको समय दिया है, ये मैटर करता है ना। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम के दिन पास आते हैं ना, वैसे वैसे एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है। कम हो जाती है मतलब बर्डन आ जाता है कि अब 3 महीने रहे यार, अब मुझे फर्स्ट पेपर भी करना है, ये भी करना है। सिलेबस देख के जो है ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, इतने सारे टॉपिक कब तो होंगे, 3 महीने हैं, मुझे वो भी करना है, ये भी करना है। तो ये सोचने से अपनी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसलिए पहले से तैयारी से अगर आप जुड़े रहते हैं, है ना, लग जाते हैं, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ भाई एक बार तो मैंने पढ़ लिया है अच्छे से, है ना, अब मुझे रिवीजन करना है। तो रिवीजन आप बार बार करें, उसको बार बार पढ़ें अच्छे से, ठीक है। जब अगली बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो सेकेंड टाइम से और बेहतर समझ में आएगा। फिर आप और नई चीज़ें भी पढ़ सकते हो
जो आपने पहली बार में नहीं पढ़ी थी, और किताबों से, नोट से, है ना, क्वेश्चन से आपको और बातें भी पता चलेंगी। लेकिन ये सब तब हो पाएगा जब आप तैयारी से खुद को बहुत पहले जोड़ेंगे। आप बिल्कुल एकदम एंड टाइम पर सीरियस होंगे कि अब तो एग्जाम ही आ रहा है, फाइनली अब तो पक्का है कि एग्जाम हो रहा है ना, तो अब मैं तैयारी शुरू करता हूं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। फिर वो या तो आपने पहले तैयारी कर रखी हो, पहले आप अपियर हो रखे हो, पहले एक बार आपका बेस बन रखा हो तो एक अलग बात है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है ना। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है ना, वो एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं। अब इसको कैसे पढ़ोगे? जॉन पॉल सार्ट्रा। जॉन पॉल फ्रेंच नेम है, तो ठीक अपन फ्रेंच एक्सेंट में तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इसको ऐसे बोलना है, जॉन पॉल। जीन पॉल सार्ट्रा नहीं है ये, जॉन पॉल सार्ट्रा, जॉन पॉल सार्ट्रा, जॉन। Jean-Paul Sartre was born in the year 1905. He died in 1980. 1905 से 1980। He was a French philosopher, novelist, and playwright. Who popularized existentialism in the 20th century. बीसवीं सदी में एग्जिस्टेंशियलिज्म को पॉपुलराइज करने वाले फ्रेंच फिलोसोफर थे जॉन पॉल सार्ट्रे। तो द ग्रेटेस्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर है ना, सबसे पहला नहीं लेकिन सबसे महान। एक होता है कि सबसे पहला एग्जिस्टेंशियलिस्ट कौन था, तो वो था सोरेन कियरकेगार्ड, है ना, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। लेकिन सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियलिस्ट किसको माना जाता है? जॉन पॉल सार्ट्रे को, जो 20वीं सदी में आए थे, है ना। ये क्योंकि एक नॉवलिस्ट थे, प्लेराइट भी थे, है ना, लेखक थे, फिलोसोफर थे, है ना, तो इन्होंने मतलब अपने नॉवेल्स के जरिए, अपने प्लेस के जरिए जो है उस फिलोसफी को पॉपुलराइज किया। फिक्शन एक ऐसी चीज़ है ना, फिक्शन और नॉन फिक्शन में बड़ा अंतर होता है। फिक्शन में बड़ी ताकत होती है, ठीक है। फिक्शन के जरिए जो बात आप कहना चाहते हो ना, वो ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों के दिमाग में, फिल्म दिखा करके लोगों को ब्रेन वॉश करना आसान होता है, ठीक है। लेक्चर देने से ज़्यादा अच्छा कि आप फिल्म दिखाइए, है ना, वो लोग आपकी विचारधारा को मान लेंगे कि फिल्म में दिखाया गलत कैसे हो सकता है, एकदम सही बात है, क्योंकि वो एक आर्ट है। फिल्म मेकिंग क्या है? एक आर्ट है, ठीक है। तो ही इज कंसिडर्ड टू बी the greatest existentialist. Philosopher. तो इन्होंने मतलब उसको ठीक तरीके से परिभाषित किया। एग्जिस्टेंशियलिज्म को सही तरीके से परिभाषित किन्होंने किया? जॉन पॉल सार्ट्रे ने। इन्होंने फिर मतलब इस तरह के कुछ सवाल पूछे कि भाई इसेंशियलिज्म कहता है कि पहले पर्पस तय होता है, पहले एसेंस तय होता है, फिर चीज़ दुनिया में आती है, व्यक्ति दुनिया में आता है। तो क्यों ना उल्टा सोचा जाए, है ना, क्यों ना ये सोचा जाए कि भाई मैं इंसान पहले आया और पर्पस
बाद में, क्यों ना ऐसे सोचें। तो अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि फिर तो जीवन का उद्देश्य आपको ही तय करना है। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, है ना, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, एग्जिस्टेंस पहले आता है, एसेंस बाद में तय होता है। जबकि प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स कहते थे कि एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इनकी जो राइटिंग्स हैं, कि इनका एक नॉवल है नोजिया, बीइंग एंड नथिंगनेस, इनकी बुक है। ठीक है, ये इनके मेजर वर्क्स के नाम है। जॉन पॉल सार्ट्रे। एक और थे एल्बर्ट कैमू, एल्बर्ट कैमू, ये भी एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे, एल्बर्ट कैमू। ये भी नॉवलिस्ट थे, राइटर थे 20th सेंचुरी के। ठीक है, फिलोसोफर, novelist and writer of the 20th century। इनका द स्ट्रेंजर्स, द प्लेग, इनके नॉवेल्स हैं। एल्बर्ट कैमू, एल्बर्ट कैमू। ठीक है ना, तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करें, कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो पहला तो ये एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। पहली मान्यता ये कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फर्स्ट, हम पहले पैदा होते हैं, फिर हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो तय होता है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। दूसरा absurdity, absurdity, the concept of absurdity is the most important concept of existentialism, है ना। It is, absurdity is the most important component of existentialism। It means that
वर्ल्ड इज मीनिंगलेस, द नेचर हैज नो डिजाइन, द वर्ल्ड हैज नो डिजाइन। वर्ल्ड मीनिंगलेस है ना, मीनिंगलेस मतलब निरर्थक, कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें तय करना है, इंसानों को तय करना है अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का रास्ता, अपने जीवन को अर्थ हमें खुद देना है। तीसरा, एब्सेंस ऑफ द हैंड ऑफ गॉड। एब्सेंस ऑफ, कि हर चीज में भगवान का हाथ नहीं है। एब्सेंस ऑफ गॉड नहीं, ये नहीं कि भगवान नहीं है। हालांकि ज्यादातर जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे वो नास्तिक थे, लेकिन जो फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म किसको कहते हैं हम, सोरेन किएरकेगार्ड को, वो आस्तिक थे। सोरेन किएरकेगार्ड वाज अ थीस्ट, थीस्ट मतलब आस्तिक, बिलीवर। लेकिन वो ये कहते थे कि नहीं, गॉड है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर चीज गॉड ही तय करता है आपके लिए, है ना। और बाकी जो ज्यादातर थे, जॉन पॉल सार्टर जैसे जो थे, या दूसरे जो थे आपके फ्रेडरिक नीचे जो थे, नीचा जो थे, ये जो थे ये एथीस्ट थे। एथीस्ट मतलब नास्तिक, ये गॉड में बिलीव नहीं करते थे। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये मतलब नहीं है कि गॉड में बिलीव ना करना, आप गॉड में बिलीव करें ना करें, है ना। आप जो है ना थीस्ट भी हो सकते हैं, एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर होते हुए आप थीस्ट भी हो सकते हैं, एथीस्ट भी हो सकते हैं, आप आस्तिक भी हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि गॉड हर चीज पहले से तय नहीं करता, ईश्वर ने हर चीज हमें तय करके पहले से दुनिया में भेजा है, ऐसा नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ द हैंड ऑफ गॉड, मीनिंगलेसनेस, लाइफ मीनिंग, वर्ल्ड मीनिंगलेस है ना। तो आप इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में मीनिंग तलाश कर रहे हो, ये अब्सर्डिटी है। अब्सर्डिटी क्या है, बेतुकापन क्या है, मूर्खता क्या है। मूर्खता ये है कि आप जिस दुनिया में रहते हो वो मीनिंगलेस है ना, और इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में रह करके आपको अपने जीवन को मीनिंग देना है, ये मूर्खता है। कि जब सब कुछ मीनिंगलेस है तो फिर मीनिंग क्यों देना है ना। तो ये अब्सर्डिटी है दुनिया की, संसार की, है ना। और एग्जिस्टेंस पहले होता है, एसेंस बाद में आता है। जबकि एसेंशियलिस्ट क्या मानते थे, एसेंस प्रोसीड्स एग्जिस्टेंस। तो इनका मानना था, जॉन पॉल सार्टर का कहना था, एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस। ठीक है ना। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म है। क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब इसके बाद में मूवमेंट्स में है, एक तो प्री रेफेलाइट पोइट्री है, एक गॉथिक लिटरेचर है ना, पोस्ट मॉडर्न, ये 2-3 चीजें हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलिए।